हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आपको एक सीक्रेट बात बताता हूं। पता है आपको, बिग बॉस 15 का ग्रैंड फिनाले शुरू हो चुका है। ठीक है, फ्राइडे को ये ग्रैंड फिनाले का शूट हो चुका है, सैटरडे को इस शूट की छुट्टी है, संडे को ये जो ग्रैंड फिनाले का शूट है ये 6 साढ़े 6 बजे फिर से शुरू होगा। लगभग 9:30 10 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। विनर ट्रॉफी लेके घर चला जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली करण कुंद्रा ही होने वाला है। वो ट्रॉफी लेके घर चला जाएगा। 10:30 बजे ये ग्रैंड फिनाले का वापस से टेलीकास्ट शुरू होगा। पहले 8 बजे शुरू होगा, फिर 1 घंटे का हुनरबाज चलेगा। 10:30 बजे फिर से ये एपिसोड शुरू कर देंगे और फिर रात को 11:30 बजे आप लोगों से लाइव वोटिंग करवाई जाएगी और बोलेंगे लाइव वोटिंग में ये जीता करके। जबकि एपिसोड की जो शूटिंग है वो 9:30 बजे के आसपास ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद लोग 11:30 बजे जाएंगे बूथ पर लाइव वोटिंग करने। इससे बड़ा चूतियापा शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। मतलब आज का जमाना जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, स्मार्टफोन है सबके पास, हर चीज की अपडेट मिल जाती है, उसके बावजूद मैं गारंटी से बोलता हूं कि जैसे ही सलमान खान बोलेगा कि 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन खुल चुकी है, जाइए लाइव वोटिंग कीजिए, कब? वो भी रात को 11:30 से 12 के दरमियान, जबकि एपिसोड की शूटिंग 9:30 10 बजे के आसपास ही खत्म हो चुकी होगी। और आप देखते जाइए कि कैसे ये चूतियापा चलाने वाले लोग पब्लिक को जबरदस्त तरीके से चूतिया बनाते हैं। तो ये जो ग्रैंड फिनाले है ये कुछ और नहीं, एक ग्रैंड चूतियापा है, जहां पर पिछले सीजन्स के विनर्स को लेकर के आया गया है और यहां पर फेकनाज एक ट्रिब्यूट पेश करेंगी। भाई बिग बॉस 15 का क्या कनेक्शन है सिद्धार्थ शुक्ला से या फिर फेकनाज से? अब बिग बॉस 15 का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है फेकनाज से या फिर सिद्धार्थ शुक्ला से, लेकिन टीआरपी के लिए भूखा ये बिग बॉस और कलर्स टीवी ट्रिब्यूट के नाम पर एक बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक धंधा करना चाहते हैं। उनके लिए हर चीज एक धंधा होता है। उन्हें अच्छे से पता है कि सीजन फ्लॉप है, इसका फिनाले भी फ्लॉप है, टीआरपी एकदम लपट झंडिस हो रखी है, तो फिर क्या करें? चलो सिडनाज जो हैशटैग था उनके फैंस को खींचा जाए, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को खींचा जाए। टीआरपी के लिए इस हद तक गिर चुका है। और ये जो फेकनाज है वो तो कितनी गिरी हुई है कि मरे हुए इंसान को बार बार इस्तेमाल करती, कभी ट्रिब्यूट के नाम पर, जीते जी भी उसने उस इंसान का खून चूस लिया, मरने के बाद भी वो उस इंसान के नाम से ही रोटियां सेंक रही है अपनी पब्लिसिटी के लिए। ये फेकनाज किसी का कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है, फिर भले ही किसी की चिता के ऊपर बैठ के ही अपनी रोटियां भी सेंक सकती है। नाम है शहनाज गिल उर्फ फुद्दू फटरीना उर्फ फेकनाज उर्फ पंजाब की राखी सावंत। खैर आज जो हमने देखा वो था बिग बॉस 15 के ग्रैंड फिनाले का पार्ट नंबर 1, एक ऐसा सीजन जिसका फिनाले 2 दिन शूट किया जाएगा और आपको बीच में 1 घंटा हुनरबाज भी दिखाया जाएगा। ऐसे नल्ले सीजन को तो कोई नल्ला ही जीत सकता है और जो जीतेगा वो नल्ले सीजन का नल्ला और फिक्स्ड विनर दोनों ही कहलाएगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं माहौल को इमोशनल बनाने के लिए ये जो टॉप 6 हैं इनकी मम्मियों को लाया गया। और हर मां का ख्वाब होता है, सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी ट्रॉफी जीत जाए, लेकिन ट्रॉफी है एक और लेने वाले हैं 6। लेकिन इस ट्रॉफी की रेस से सबसे पहले बाहर हो जाती हैं रश्मि लीना और उनके बाद सुनने में आया कि ब्रीफकेस लेकर के निकल चुका है निशांत भट्ट। बताओ भैया, यहां हम लोग बात कर रहे थे कि प्रतीक और राखी में कौन लेगा ये ब्रीफकेस। निशांत भट्ट केम आउट ऑफ सिलेबस और आई थिंक 5-10 लाख रुपए हैं वो ब्रीफकेस के अंदर, वो लेके चला जाएगा। वैसे निशांत भट्ट से याद आया, मैंने अपने रिव्यूज में काफी बार ये चीज हाईलाइट की है कि निशांत भट्ट डांस दीवाने डांस या फिर झलक दिखला जाए या कलर्स के किसी ये डांसिंग रियलिटी शो में जज बनेगा। अब वही बात जो अपने रिव्यूज के थ्रू में काफी पहले हाईलाइट कर चुका हूं, वही चीज यहां पर कुछ लोग बिग बॉस के खबरी लोग ब्रेकिंग न्यूज, निशांत भट्ट बनेंगे डांस दीवाने डांस में जज। मतलब जो बात मैं करता हूं वो आगे चल के सच होती ही है। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि चीते की चाल, बाज की नजर और डीएसके के ऑब्जर्वेशन पे संदेह नहीं करना चाहिए। मैंने 5 महीने पहले ही खतरों के खिलाड़ी के बारे में बता दिया था कि अर्जुन बिजलानी जीतेगा और अर्जुन बिजलानी जीता। मैं हर सीजन में आपसे कहता आया हूं कि यहां वोटिंग की कोई अहमियत नहीं होती है, यहां पर हर चीज बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान की जाती है, बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट रची जाती है। लेकिन यहां पर सिद्धार्थ डे जैसे लवड़े को भेज दिया गया ये बोलकर कि इंडिया का सबसे बड़ा नॉन स्क्रिप्टेड शो। एक्चुअली में बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा स्क्रिप्टेड एंड नल्ला रियलिटी शो है, जहां पर रियलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। और यहां पर जिस तरह से सलमान खान कह रहा था कि ये जितने एक्स कंटेस्टेंट इस सीजन के जो निकल गए, सलमान खान कह रहा था कि पब्लिक के आपको वोट्स नहीं आए, और सडनली कैमरा पैन करता है डोनाल्ड बिस्ट के ऊपर। उस बेचारी को तो पब्लिक वोटिंग का सामना ही नहीं करना पड़ा, आपसी सहमति बहुमति के आधार पर विधि और डोनाल्ड का एलिमिनेशन कर दिया गया। और ये राखी सावंत जो बाहर आकर बड़ी बड़ी
बातें कर रही थी कि यूज एंड थ्रो कर दिया बिग बॉस, फिनाले के पहले बाहर निकाल दिया। बाहर तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी और अंदर तुम वहां फिनाले में पहुंच गई हो, नकली बाल लगाकर अपने नकली पति के साथ बैठकर गलबैयां डाल करके वहां बातें कर रही हो कि हम एंटरटेनमेंट है, ये है वो है। तो कैसे स्पाइनलेस लोग हैं जो कि पहले तो बाहर बोलते हैं कि हमारे साथ गलत किया, अनफेयर था, ये था वो था। एटलीस्ट यहां पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा उमर रियाज को, उसने शो में ना आने का जो फैसला किया उस फैसले को मैं सपोर्ट करता हूं। हालांकि कुछ अशुद्ध मनोरंजन वाले अशुद्ध लोग हैं जो ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि बिग बॉस ने आज से रियाज दोनों को बहुत अच्छा मौका दिया, ये लोग शो में नहीं आ रहे हैं, इन्हें शो में आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था बे? क्या उमर वापस से फिनाले में आए और फिर से सलमान खान उसको आ गए हैं वायलेंट डॉक्टर आसिम बददिमाग था, इनहेरिटेड है क्या वायलेंस, ये वो। आप ये देखिए कि कैसे बाहर जो पीआर बैठा हुआ है मेकर्स का, वो कैसे एक अलग ही नैरेटिव चलाता है। ऑफ कोर्स बिग बॉस ने, कलर्स ने मौका दिया है आसिम को, एट द सेम टाइम कलर्स ने इन दोनों भाइयों को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया है। यूज एंड थ्रो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इन दोनों भाइयों के ऊपर जबरदस्त लागू होता है। दोनों भाइयों को अच्छे से यूज किया है मेकर्स ने। दोनों ही भाई अपने अपने सीजन में डिजर्विंग थे टॉप 5 में। हालांकि आसिम तो ऑलरेडी रनर अप था, अपने सीजन में टॉप 2 में आया था, लेकिन उमर भी कम नहीं था। उमर की जगह यहां पर रश्मि देसाई को ले आया गया, जबकि ये ओटीटीएंस और रश्मि देसाई आई डोंट थिंक ये डिजर्विंग थे कहीं किसी तरीके से। लेकिन आप देख लीजिए मेकर्स की जो स्क्रिप्ट थी उसमें इन्हें रश्मि को लाना था। वो रश्मि जो कि जब ये वीआईपी बन के आई थी तब रश्मि से ज्यादा इंपॉर्टेंस राखी को और डेवोलिना को, इवन उस नल्ले रितेश को दी जाती थी। और हम सब ने देखा है कि सारा वीआईपी का झुंड अलग रहता था और रश्मि अलग ही कोने में बैठी रोती रहती थी। वो रश्मि कह रही कि मेरी जर्नी काफी अच्छी थी, मैं काफी अच्छा खेला, बिग बॉस 13 से ज्यादा अच्छा मजा आया। क्या मजा आया? तुमने कुछ नहीं खेला, तुम यहां पर बस तुम्हारा कलर्स के साथ जो एसोसिएशन है ना, उसकी वजह से तुम्हें यहां पर लाया गया है, जबकि तुमसे ज्यादा डिजर्विंग लोग ऑलरेडी शो से बाहर जा चुके हैं। यहां पर ये मम्मियों को बुला करके एलिमिनेशन का जबरदस्ती वाला इमोशनल अत्याचार कराया जाता है, जहां रश्मि उर्फ कद्दूलीना बाहर चली जाती है, निशांत बच जाता है। और ये जो बिग बॉस के पिछले सीजन के जो विनर्स हैं, अब देखिए विनर्स यहां पर एक काम करने के लिए 5 विनर्स आ रहे हैं पिछले सीजन के। और ये बिग बॉस ने राखी से क्या कहा था कि राखी अगर आप ट्रॉफी जीत जाती तो शायद हम आपको बिग बॉस में दोबारा नहीं देखते। तो ये जो 5 जो आ रहे हैं नल्ले, ये तो सब विनर्स है ना। उसमें गौहर तो आई थिंक दूसरी तीसरी बार आ रही है। और ये 5 लोग मिलकर के एक काम करेंगे। मुझे याद आ रहा है बिग बॉस मराठी अभी जो खत्म हुआ, वहां पर ये ब्रीफकेस लेकर के शिव ठाकरे आता, जो कि बिग बॉस मराठी सीजन 2 का विनर था। और यहां पर 5 विनर्स आ रहे हैं एक काम करने के लिए। यहां पर आई थिंक वो श्वेता तिवारी जिनके ब्रा का साइज भगवान लेता है, ऐसे ऐसे गर्दुल्ले और नल्लों को यहां पर नेशनल टीवी पर प्रमोट किया जा रहा है। गौतम गुलाटी उसके सीजन में मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब मैं ग्राफ देखता हूं गौतम गुलाटी का, वो नल्ला का नल्ला ही रहा। मतलब बिग बॉस 8 जीतने के बाद वो बार बार बिग बॉस में ही आ रहा है और सलमान के रहमो करम पर मोहताज है। जैसे वो केआरके ने कुत्ता सॉन्ग बनाया था, उसके बाद मीका ने कुत्ता सॉन्ग बनाया, तो वहां पर वो कुत्ते की तरह भाग गया सलमान के तलवे चाटने। तो ये गौतम गुलाटी भी साबित कर रहा है कि ये सिर्फ बिग बॉस, कलर्स और कलर्स के रहमो करम पर पलने वाला पालतू पिल्ला ही है। इतने साल हो गए इसको गौतम गुलाटी को बिग बॉस जीते हुए, हम इसको कोई बड़ा काम करते देख ही नहीं रहे। चाहे श्वेता तिवारी हो, उर्वशी ढोलकिया, ये गौहर खान, और वो पिछले सीजन की महान देवी जो बनी फिरती थी। क्या मतलब इतने इन लोगों ने बिग बॉस के सीजन कर लिए, जीत गए, कहीं किसी को किसी फिल्म में लीडिंग रोल क्यों नहीं मिला? ये जो सलमान बोलता है ना कि आप बिग बॉस के विनर्स को दुनिया याद रखती है, तो आपने अपनी बीइंग ह्यूमन में या फिर एसके फिल्म्स में इनमें से किसी को लीड रोल क्यों नहीं दिया? हमने देखा कि आपने राधे में उसको मनवीर गुर्जर को एक रोल दे दिया था, वो होटल के मैनेजर का, वो भी एक थर्ड क्लास टाइप का रोल, इससे लुखे गौतम गुलाटी को आपने गुंडे का रोल दे दिया था। ये इतने बड़े हिस्टोरिकल विनर्स है, तो इनको लीड रोल क्यों नहीं मिला? क्यों ये सब लोग मिक्का के या फिर कक्कड़ परिवार के गानों में ही दिखाई देते हैं? ये सवाल इन लोगों को खुद अपने आप से पूछना चाहिए, मेकर्स को अपने आप से पूछना चाहिए कि ये फिनाले में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बट इनके विनर्स कुछ हलवा बना रहे हैं, तो कुछ कक्कड़ परिवार के गानों में आ रहे हैं, तो कुछ अगले बिग बॉस के सीजन में आ जाते हैं। तो कैसे ये विनर्स के नाम पर पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं, ये आप अच्छे से समझ जाइए। रही सही कसर ये पूरी कर लेते हैं आपको वोटिंग के नाम पर चूतिया बनाकर, और आप आसानी से बन भी जाते हैं। आपको लगता है कि आपके वोट से कोई आगे जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। यहां देख लीजिए टिकट टू फिनाले में पब्लिक का कहीं कोई योगदान था ही नहीं। सब बिग बॉस की मर्जी से टिकट टू फिनाले में गए और बिग बॉस की मर्जी से एलिमिनेशन भी हुए, नॉमिनेशन भी हुए। और यहां डोनाल्ड जैसे लोगों के सामने सलमान बोल देता है कि आप लोगों को पब्लिक के वोट्स नहीं आए। किसको बेवकूफ समझते हो, किसको चूतिया बनाते हो? इन मेकर्स की झूठ और सलमान खान की बकवास बातों की आप हाइट देखिए कि ये सलमान खान
कह रहा है कि रश्मि आपको कम वोट आए हैं। वो रश्मि जो इंडियन टीवी की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही हैं, इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, इनको निशांत भट्ट से कम वोट आए हैं। एंड यही नहीं, पिछले सीजन में आपको देखने को मिल गया था कि निकी दंबोली को अली गोनी से ज्यादा वोट्स आए थे। तो ये वोट्स के नाम पर कैसे ये लोग पब्लिक को इतना ओपनली बेवकूफ बनाते हैं और आप बन भी जाते हैं। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां आपको इजीली देखने को मिल जाता है कि मेकर्स किस तरह आपकी आंखों में धूल झोंककर अपने पसंद के लोगों को, या फिर ऐसे लोग जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के तहत बोल के रखा होगा कि हम आपको यहां लाएंगे टॉप 3, टॉप 5, टॉप 6, और आप बस दिन भर वोटिंग खेलते रहो, बॉस मीटर, बॉस ऑफ द वीक, आप बस ये झुंझुने एंगेजमेंट में लगे रहो। मेकर्स अपना काम बड़ी सफाई से कर लेते हैं, आप बस वोटिंग ट्रेंड की माला जपते रहो, फलाना आगे है, ढिकाना पीछे, वोट करो। शायद मेकर्स को भी अच्छे से पता है कि इंडिया की स्पेशली जो बिग बॉस की ऑडियंस है वो एक नंबर की बेवकूफ ऑडियंस है, उनको इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब भाई उनका सोचना सच भी है, ऐसे नल्ले लोग जिनको वोटिंग का ABCD नहीं पता, वो वोटिंग ट्रेंड के वीडियो बना देते हैं, पब्लिक की आंखों में धूल झोंकते हैं कि ये ऊपर गया, वो नीचे गया, उनके वीडियोस पर लाखों में व्यूज जाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को तो बिग बॉस बार बार बेवकूफ बनाएगा है ना, क्योंकि ये लोग खुद कहते हैं कि भैया हमें बेवकूफ बनाओ। अब तुम लोग खुद बोल रहे हो आ बैल मुझे मार, तो फिर बैल तो मारेगा, और फिर जब आपका फेवरेट नहीं जीत पाएगा तो हम बॉयकॉट करेंगे, अनफेयर बिग बॉस, अरे बाप रे वोटिंग की तो अहमियत ही नहीं है, ओ माय गॉड। अगले सीजन में किसी और को फेवरेट बनाएंगे, उसके थोपड़े का आप DP लगा लेंगे, फैन क्लब बना लेंगे, और बस उसके लिए महिमा मंडन करना शुरू कर देंगे, दिन भर ट्रेंड करेंगे, बॉस मीटर पे वो वोट वाले कर देंगे कि इसको बॉस ऑफ द वीक बनाओ, आप लग जाओ, बस आप लोग तो बस इनको एंगेजमेंट देते रहो और ये आपको चूतिया बनाते रहेंगे और आप बनते भी रहोगे। आई थिंक बहुत ज्यादा बातें हो गई। वैसे इस एपिसोड में बात करने लायक और कुछ चीजें थी नहीं। हाँ, वो आंटी वर्ड के ऊपर वापस से तेजा का और शम्मो महारानी का चलता रहा। आंटी इज नॉट दैट बैड वर्ड जिसके ऊपर अब तक खींचा जाए। हाँ, शम्मो महारानी की मम्मी ने बोल दिया कि बेटी तुमको एज शेम किया गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। और यही नहीं, अपने सीजन यानी बिग बॉस OTT में भी कुछ नहीं बोलने वाले राकेश बापट यहां पर भी बहुत ज्यादा बोल रहे थे। हालांकि राकेश बापट जो बोल रहा था उनकी बातों में सेंस था, बातों में दम था, लेकिन राकेश बापट अब दीवार पर अपना सिर फोड़ रहे थे या फिर आप भैंस आगे बीन बजा रहे थे, क्योंकि आप तेजा से बात कर रहे थे और तेजा इतनी ज्यादा बेशरम है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, वो बार बार जस्टिफाई कर रही है। मैंने ऐसा नहीं बोला, एक्सप्रेशन था, वैसा नहीं एक्सप्रेशन था, ये था वो था। वो आंटी चढ़ गई करण के ऊपर, ये एक बेहद ही घटिया शब्द था, लेकिन यहां पर वो बार बार खुद को जस्टिफाई कर रही है। और प्यार में इतना अंधा हो चुका है करण कुंद्रा, अब उसे पता है कि फिनाले है, आगे चल के वैसे भी दूर होना है, लेकिन यहां पर भी वो अंधा हो चुका है प्यार में और उस गलत जाति भेजा भाई को फिर से वो जस्टिफाई कर रहा है, जबकि वो बेशरम है। इधर शम्मो और तेजा के आर्गुमेंट हो रहे हैं, वहां सलमान बोल रहा है तो तेजा ओवरलैप करती जा रही है। कैमरा पैन होता है तेजा के पेरेंट्स के ऊपर, उनकी छाती तो गर्व से चौड़ी हो रही होगी। क्या कोहिनूर का हीरा पैदा किया है? मजाल है क्या कि वो अपनी गलती मान ले? और कितना झूठ बोल रही थी कि मैं कभी वाइल्ड नहीं होती हूँ, वायलेंस नहीं करती हूँ। अभी साइकिल वाली टास्क में प्रतीक का हाथ तोड़ रही थी आप वो लोहे के औजार से, और आप उसको अपना डिफेंस मैकेनिज्म बोल रही थी। इतनी दोगली है। फिर बात वही निकल के आ जाती कि अगर होस्ट ने ये सारी चीजें पहले हाईलाइट की होती या देखे होते एपिसोड, तो कोई भी समझदार होस्ट होता तो वहीं के वहीं तेजा को 2 मिनट में मुंह बंद करा देता कि हमने देखा है कि तुम कितनी वायलेंट हो और क्या क्या करती हो, मुंह मत खुलवाओ। लोगों के हाथ पर तुम लोहे के औजार से मारकर उसको अपना डिफेंस मैकेनिज्म बोलती हो, और फिर यहां बोल रही हो कि मैंने कभी वायलेंस नहीं किया, मैं कभी नहीं कर सकती ऐसा, जबकि तुमने क्या क्या घटियापंथी की है पूरे देश ने देखा है। और एपिसोड के एंड में करण और ये निशांत कह भी रहे थे कि अब हिंदी में क्या बोला जाएगा, आंटी चढ़ गई करण पे। इस चीज को हिंदी में आंटी चढ़ गई ही बोला जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे तुम लोग कंबल में लिपटा चिपटी करते हो, कंबल में दंगल करते हो, चुम्मा चाटी करते हो, वल्गर हरकतें करते हो, तो हिंदी में इन सारी हरकतों को अभद्र व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि ईशान और मायशा को तो सलमान ने बहुत बोल दिया था कि तुम लोग ये चुम्मा चाटी के अलावा कुछ नहीं करते हो, लेकिन यही चुम्मा चाटी और सॉफ्ट पॉर्न फैलाने वाले क्रिंज कपल को आप टॉप 2 टॉप 3 तक लेकर के आ रहे हो। यही साबित हो रहा है कि मेकर्स का दोगला व्यवहार किस कदर इस पूरे सीजन पर हावी रहा है। सिर्फ तेजरान को हाईलाइट करने के चक्कर में पूरे सीजन की मां बहन करके रख दी है मेकर्स ने, और अखंड लेवल का चूतियापा परोस दिया है ग्रैंड फिनाले के नाम पर।
हालांकि ये फिनाले चल रहा है, लेकिन फिनाले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जिस तरह की लड़ाई है, जिस तरह के आर्गुमेंट पिछले काफी वीक से हम देखते आए हैं, वही सारी चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। शम्मो महारानी वर्सेस सस्ती महारानी जो है तेजावती, इनके आर्गुमेंट और तेजा की दलीलें, अतरंगी लॉजिक वो खुद को ही सही साबित करने पर तुली रहती है। और जब कहीं ना कहीं वो फंसने लगती है, कैन आई टॉक लाइक सीरियसली, कोई मुझे बोलने देगा, मैंने ऐसे नहीं बोला था, वो एक्सप्रेशन था। क्या एक्सप्रेशन था? आंटी चढ़ गई करण के ऊपर, ये एक्सप्रेशन था। तो तू क्या करती है? अगर आंटी चढ़ गई करण पर एक एक्सप्रेशन है, तो फिर तेरे बारे में जो बातें हम करते हैं या फिर तेरे पेरेंट्स पर हम चले जाते हैं, वो भी एक्सप्रेशन है। फिर बहुत लोग आगे मुझे ज्ञान देते हैं कि भाई पेरेंट्स पे क्यों चले गए, भाई वो भी एक्सप्रेशन है ना। वो अगर एक्सप्रेशन है तो फिर हमारा भी एक्सप्रेशन है। ये कंबल के अंदर क्या करती है, कहां इसका हाथ जाता होगा, पता नहीं क्या क्या हिलाती भी रहती होगी, क्या कहीं कहीं उंगली जाती होगी, वो भी एक्सप्रेशन ही है ना। फिर तो अगर ये तेजा इस तरह की बातें करती थी, तो तेजा के फैंस को भी दूसरी बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका एक्सप्रेशन तो फिर किसी और का एक्सप्रेशन भी एक्सप्रेशन ही माना जाना चाहिए। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बिग बॉस की वोटिंग के झांसे में बिल्कुल ना आए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।